हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की फिज़िक्स का जो एक आपका टॉपिक है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, तो आप उसमें मैसेज करके वो टॉपिक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और फिर मैं जल्दी ही उस पर एक वीडियो बना के आपको यूट्यूब के थ्रू वो वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपका बेसिकली मैकेनिक्स क्या चीज़ है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि आप डिस्कस हम जो स्टडी करेंगे, वो क्या स्टडी करेंगे हम लोग? बॉडी के मोशन की हम स्टडी करते हैं। बॉडी के मोशन की, कोई बॉडी मोशन में है नहीं है, तो उसकी यानी मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में। तो जो मैकेनिक्स है बेसिकली दो आपके उसमें क्लासिफाई हो रखी है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो काइनामेटिक्स का मतलब क्या है? काइनामेटिक्स आपकी मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है। मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें कि आप मोशन की स्टडी करते हो, पर हमें इस बात से मतलब नहीं है कि उस मोशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर उस मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से फोर्सेस उस मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपको उन फोर्सेस के बारे में बात नहीं करनी है, आपको बस मोशन के बारे में बात करनी है। बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है जी, आपको उससे मतलब नहीं है कि मोशन क्यों हो रहा है बॉडी का, कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व हैं उसमें। जबकि मैकेनिक्स का दूसरा जो आपका कैटेगरी है, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स में आप बॉडी के मोशन की स्टडी तो करोगे, साथ में इस बात की भी हमें ज़रूरत होती है कि उस मोशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, फोर्सेस कौन कौन से हैं। फाइन, तो मतलब इसमें हम फोर्सेस की स्टडी भी करते हैं, द फोर्सेस विच आर इन्वॉल्व फॉर द मोशन या ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है जी, तो आप इसमें अच्छा जी, अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करता हूँ तो काइनेमेटिक्स में आपको बताइए दो तरह के मोशन होते हैं, हम अब पढ़ चुके हैं पहले। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आपके दो तरह के मोशन होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वैरी करती रहती है टाइम के साथ में। ठीक है जी, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी आपकी एक कांस्टेंट रेट से वैरी करती है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हो, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी, इनफैक्ट चार है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। और डायनामिक्स में हम लोग करते हैं लॉज ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। तो एक काइनामेटिक्स को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पूरा डिटेल में। अगर आपको फिर भी नहीं पता है काइनामेटिक्स में, तो आप मुझे मैसेज करके उसके वीडियो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारा भी इस टॉपिक में जो मेन फोकस है वो रहेगा हमारा डायनामिक्स पे। डायनामिक्स में जिससे कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। आपका क्लास 11th में फिजिक्स से बहुत ही बड़ा टॉपिक है आपका ये लॉज ऑफ मोशन, बहुत ही, और ये आपका ये बैकबोन है आपकी एक तरह से डायनामिक्स की, है ना। तो लॉज ऑफ मोशन में आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम दी 11th के 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा जी, तो लॉज ऑफ मोशन की हम बात करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन आपका आता है डायनेमिक्स में, इंटर में आता है। तो डायनेमिक्स आपका क्या है? ये आपका मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें कि आप मोशन की स्टडी तो करोगे, साथ में इस बात की स्टडी करोगे कौन कौन से फोर्सेस उस मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फाइन, तो लॉज ऑफ मोशन जो आपका है, अच्छा, डायनामिक्स इज गवर्नड बाय थ्री लॉज ऑफ मोशन। थ्री लॉज ऑफ मोशन, तीन लॉज ऑफ मोशन से गवर्न होते हैं। तो आपका जो मैं पहले बात करता हूँ फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ जो होता है आपका, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या? फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं हम लोग? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपका क्या चीज़ है, फर्स्ट लॉ आपका क्या चीज़ है, इसके बारे में आप दो देख लीजिए एक बार। फर्स्ट लॉ कहता है कि इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मोशन में नहीं आता है, अपने आप मोशन में नहीं आता है जब तक कि एक्सटर्नली उसको कोई चीज़, उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको उस पर फोर्स ना लगाए। मतलब किसी बॉडी के मोशन में आने में, सॉरी, किसी बॉडी की अगर स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, बॉडी रेस्ट में मोशन में आ रही है, मोशन में रेस्ट में आ जा रही है, या उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है ना। तो मतलब अगर बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है तो ये अपने आप नहीं होता है जब तक कि कोई बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स ना बॉडी में लगाओ। फाइन, तो द स्टेट द स्टेट ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी डू नॉट चेंजेस, कब तक? अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल force is applied to the body, force is applied to the body, applied to the body। जब तक कि आप बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तब तक भी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे एक टर्म आपकी आ रही है, स्टेट ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की स्टेट का मतलब क्या है ना।
तो स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब क्या है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी आप बोलोगे रेस्ट की स्टेट में है ना। तो ये दो तरह की होती है बेसिकली आपकी ये, है ना। तो ये आपकी होती है एक तो कौन सी, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में, तो आप रेस्ट की स्टेट बोलोगे। और एक होती है स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब भैया बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी का मतलब क्या है, ना तो बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, ना उस स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब बॉडी किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अगर बॉडी की ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप बोलोगे बॉडी में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। पर जैसे ही मैं कह रहा हूँ नॉर्थ की तरफ बॉडी चल रही थी, वो अब चलने लगी भैया ईस्ट की तरफ चलने लगी, पर स्पीड अभी भी 10 मीटर पर सेकंड ही है। नॉर्थ की तरफ भी 10 मीटर पर सेकंड थी, अब ईस्ट की तरफ भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वेलोसिटी चेंज हो गई, बिकॉज डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब बॉडी की यूनिफॉर्म की स्टेट क्या हो गई, यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई ना। तो ऐसा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के पॉसिबल नहीं है। तो मतलब या तो अगर बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो रही है, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अगर बॉडी की चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। समझ रहे हो, तो बॉडी में कुछ आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, समझ गए। तो बॉडी मतलब फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि भैया की बॉडी की स्टेट अपने आप चेंज नहीं होती है जब तक कि बॉडी में आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। चाहे बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रही है, मोशन से रेस्ट में आ रही है, या पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो कुछ भी हो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। या ये क्यों कहते हैं भैया, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या चीज़ है। इनर्शिया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इनर्शिया, है ना। इनर्शिया क्या चीज़ है, इनर्शिया को हम कहते हैं हिंदी में जड़त्व। जड़त्व, कोई बच्चा ढीठ होता है, आप उसको कितना ही कुछ बोल लो मानता नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धि है, ढीठ है। तो बस वहीं से आपका ये टर्म आपका है इनर्शिया, जड़त्व। इसका मतलब क्या होता है भैया, कि कोई आपके पास, मैं कहता हूँ जी, सपोज करते हैं कोई एक ढीठ सा बच्चा है, ठीक है, एक ढीठ बच्चा है, मार्केट में गया अपनी मदर के साथ, है ना, मार्केट में गया ये इसकी मदर के साथ। तो उसको कोई चीज़ पसंद आती है, कोई ऑब्जेक्ट है इसको पसंद आया, कोई खिलौना मान लो, कुछ भी मान लो। ये बोलता है उसको जिद, ये अपनी मदर से जिद करता है, मम्मी वो चाहिए, है ना, मदर है इसकी है। मदर उसको प्यार से बोलती है बेटा वो चीज़ बेकार है, गंदी है। बच्चा शरीफ था, मान गया, मम्मी के साथ चला गया। ठीक है जी, एक बच्चा और आता है उसी मार्केट में, उसी मार्केट में बच्चा और आता है, वो थोड़ा ढीठ बच्चा है, जिसके अंदर ढीठपना थोड़ा ज़्यादा है। वो उसको भी सेम ऑब्जेक्ट पसंद पसंद आता है, बोलता है कि मम्मी मुझे वो चीज़ चाहिए। मम्मी बोलती है बेटा गंदा, बेकार ऑब्जेक्ट है, अच्छा नहीं है। बच्चा तो ढीठ है, बच्चा बोलता है ना मुझे तो वो चाहिए 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 मुझे, वहीं बच्चा फैल जाता है। तो मदर क्या करती है उसकी, उसको 2 रैपट मारती है ना, उसको 2 रैपट मारती है, बच्चा रोता है, पर समझ जाता है कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, ज़्यादा बोलूँगा तो और मार पड़ेगी, तो मम्मी के साथ चला जाता है। एक बच्चा और आता है लास्ट में, तीसरा बच्चा, वो बहुत महारामी बच्चा है, बहुत महारामी बच्चा है। उसको भी वही ऑब्जेक्ट पसंद आता है, अपनी मदर को बोलता है मम्मी चीज़ चाहिए। मम्मी बोलती है बेटा वो चीज़ बेकार है। ठीक है जी, बच्चा मानता नहीं है, बहुत जिद करता है, मम्मी उसको बहुत मारती है, नहीं मानता वो। लास्ट में क्या बोलते हैं जी, उसकी मम्मी उसको बहुत मारती है, लात घूसे सब मारती है, लास्ट में क्या होता है वहीं ज़मीन में फैल जाता है वो। मम्मी उसको घसीटते हुए लेके जाती है उसको घर। ठीक है जी, अब आप मुझे बताओ उन तीनों केस में से किस केस में उसकी मदर को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा बच्चे को लेके जाने में, तीसरे केस में ना। क्योंकि तीसरे केस में जो बच्चा था उसके अंदर ढीठपना बहुत ज़्यादा था, तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए मदर को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो वही सेम केस आपके रियल लाइफ में भी होता है। जिस बॉडी के अंदर आपका इनर्शिया ज़्यादा होता है, ढीठपना ज़्यादा होता है, तो उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो मतलब बॉडी के अंदर जो इनर्शिया होता है उसके कारण आपको बॉडी की स्टेट को, उस बॉडी की स्टेट को, ढीठ बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ता है। जितनी ज़्यादा बॉडी ढीठ होगी, जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर इनर्शिया होगा, उतना ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा भैया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इनर्शिया, ये ढीठपना बॉडी में आता कहाँ से है, इनर्शिया बॉडी में आता कहाँ से है, ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड ने बोला भैया तुम्हारा जितना मास होगा बॉडी का, है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। तो बेसिकली इनर्शिया क्या है, अब मम्मी इसको लेके जाने की कोशिश कर रही है, बच्चा वहीं पे फैला हुआ है, तो मतलब बच्चा अपोज कर रहा है, वो जाना नहीं चाह रहा, है ना। तो मतलब इनर्शिया क्या है, इट इज़ एन एबिलिटी, ये बॉडी की एबिलिटी होती है, एन एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, जैसे उस ढीठ बच्चे की एबिलिटी थी, एन एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्ट, टू रजिस्ट एनी चेंज
एनी चेंज इन इट्स स्टेट, इन इट्स स्टेट, इन इट्स स्टेट। मतलब वो जैसा बच्चा अपनी स्टेट में होने वाले चेंजेस को अपोज कर रहा था, क्योंकि ढीठ बच्चा था वो, है ना। तो इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, ये बॉडी की क्षमता होती है कि वो अपने स्टेट में होने वाले चेंजेस को कितना अपोज कर सकती है बॉडी, है ना। वो बॉडी अपनी स्टेट में होने वाले चेंजेस को कितना अपोज कर सकती है, वही उसका इनर्शिया होती है बॉडी का, समझ रहे हो। तो गॉड ने बोला भैया जितना ज़्यादा आपके अंदर मास होगा उतना ज़्यादा आपका इनर्शिया होगा। तो मोर द मास, मोर द मास, मोर विल बी द इनर्शिया, मोर विल बी द इनर्शिया, मोर विल बी द इनर्शिया, समझ रहे हो। तो मैकेनिकली या फिजिकली मैं बोलूँ, इनर्शिया सॉरी, जितना बॉडी के अंदर मास होगा उतना बॉडी के अंदर इनर्शिया होगा। मतलब जो इनर्शिया होता है बॉडी का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। इन एसआई टर्म्स यू कैन से इनर्शिया क्या है, मास ही है एक तरह से। फाइन। तो आपको मेरे ख्याल से इनर्शिया समझ में आ गया होगा। ये बॉडी की एबिलिटी होती है किसी बॉडी की कि वो अपने स्टेट में होने वाले चेंजेस को कितना अपोज कर सकती है, समझ गए ना। तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा, आपको उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगी, उस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी फोर्स। क्योंकि अगर ये फैला हुआ बच्चा यहाँ पे जिद पड़ा हुआ है, अगर मम्मी फोर्स नहीं लगाती क्या घर ले जाती इसको, घर ले जा सकती थी इसकी मम्मी, मदर इसको, नहीं ना। तो मदर को फोर्स लगाना पड़ा, बिकॉज बच्चा इतना जिद्दी है, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। जितना ज़्यादा जिद्दी होगा बच्चा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, इनर्शिया है। बॉडी के अंदर क्या है, इनर्शिया है। तो मतलब जो आपका लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब तक बॉडी में फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो इनर्शिया क्या दे रहा है, फर्स्ट लॉ का रीजन बता रहा है। इनर्शिया क्या बताता है आपको, फर्स्ट लॉ का कारण क्या है। फर्स्ट लॉ का कारण मतलब फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भैया बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी जब तक कि फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा जी, क्यों भैया, क्योंकि बॉडी के अंदर इनर्शिया है, ढीठपना है, और ढीठपने के कारण बॉडी अपनी स्टेट अपने आप चेंज नहीं करती है जब तक कि बाहर से फोर्स नहीं लगाते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सिंपल लगता है पर जब क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चे हिल जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप नज़र अपने दिमाग में रखेंगे।